जौनसार बावर का इलाका जो है उसके ऊपर एक यात्रा वृत्तांत इसमें है। एक डोडरा कुआर का इलाका है। मैं फिर एक बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मरने के बाद स्वर्ग कौन देखता है कौन नहीं, वो कोई नहीं बता सकता कि मैंने क्या देखा है क्या नहीं है। लेकिन जीते जी यदि आपने स्वर्ग देखना है तो एक बार डोडरा कुआर, शिमला, हिमाचल से आप लोग शिमला, शिमला से रोडू से चटगांव, चटगांव से ऊपर चांशिल घाटी में, और चांशिल घाटी से नीचे उतर के आप डोडरा कुआर गांव जो है वो रूपिन नदी के इस तरफ और उस तरफ बसे हुए हैं, और वहां आप जाएं और मैं ये बात कह सकता हूं कि आप जीते जी कहेंगे कि मैं स्वर्ग देख के आया हूं। जो खूबसूरत इलाका है, और यदि रूपिन ग्लेशियर की आप ट्रैकिंग कर सकें तो कोई मुकाबला नहीं उसका जो है। इतना खूबसूरत इलाका जो है, और वाकई जो कहा जाता है कि किन्नरों और गंधर्वों का इलाका है, मैं कह सकता हूँ किन्नर गंधर्वों के साथ देवलोक का इलाका भी वो है। और बड़ी खूबसूरती वहाँ कुदरत की भी है, और लोगों के मन और उनके मनों के जो भाव हैं, मैं समझता हूँ उनमें कहीं दूर दूर तक कोई मैलापन नहीं आ पाया है। और वो जो दृश्यावलियाँ हमने देखी, जिन लोगों से हम लोग मिले, कुदरत की जो विशालता और उसकी उदारता जो हमने निहारी, वो सब आज भी हमारे मानस पटल पर बसे हुए हैं। और यही कारण है अरुण जी कि मुझे हमेशा ये लगता है कि हम इंसान के रूप में काम क्यों नहीं करते हैं। ये कभी हम जो हिंदू बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी सिख हो जाते हैं, कभी ईसाई हो जाते हैं, कभी हम दलित हो जाते हैं, कभी ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी गरीब हो जाते हैं, कभी अमीर हो जाते हैं। ये कुदरत से सीखो। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसान और हिंदुस्तानी होकर काम करना चाहिए, और वो हमारी संस्कृति भी कहती है वसुधैव कुटुंबकम। हम उसको जीवन में पढ़ते हैं लेकिन जीवन में करते नहीं है, उसको जीवन में उतारते नहीं है। पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, तो मानव मात्र के प्रति हमें अपना नज़रिया जो बदलना चाहिए, और ये बदलने की प्रेरणा जो है ये हमारी यात्राएं देती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ समय निकालो और इन यात्राओं पर जरूर जाया करो, कुदरत के साथ बात करो, बतलाओ। कुदरत आपसे बात करती है और आपको बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ सीखने का मौका आपको। नमस्कार। आज हम यमुनानगर के सेक्टर 17 में हैं डॉक्टर बी मदन मोहन जी के साथ, और उनकी हालिया प्रकाशित किताब मेरे हाथ में है, कदम कदम किन्नौर। ये एक यात्रा वृत्तांत है और समदर्शी प्रकाशन मेरठ उत्तर प्रदेश ने इसे प्रकाशित किया है। इस किताब के इर्द गिर्द हम चर्चा करना चाहते हैं। प्रोफेसर बी मदन मोहन जी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उस्ताद साहित्यकार हम यदि कहें उन्हें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हिंदी इन्होंने मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर, एक जाना माना संस्थान है शिक्षा का यमुनानगर का, और पूरे हरियाणा में भी जाना जाता है उसे। यहाँ इन्होंने करीब 35 वर्ष तक हिंदी शिक्षण किया है और कितने ही विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया है। 2018 में वहाँ से एसोसिएट प्रोफेसर और हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए, और करीब 4 दशकों से साहित्य साधना कर रहे हैं, और साहित्य में विभिन्न विधाओं में इन्होंने कलम चलाई है। बाल साहित्य इनका प्रिय विधा रही है, और बाल कविता, आलोचना और यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा साहित्य की किताब हाल ही में प्रकाशित हुई है, तो ये भी अपने आप में इस किताब पे खूब सारी चर्चाएं आज साहित्यिक जगत में हरियाणा में हो रही हैं। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं किताब प्राप्त करने के लिए, और साथ ही कुछ शुरुआती चर्चा करने के लिए। भविष्य में इस पे
और विस्तृत चर्चाएं वो प्रस्तावित रहेंगी जिस तरीके के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस बातचीत में। हमारी बहुत सारी बिना पढ़े ही बहुत सारी जिज्ञासाएं ये इस किताब से संबंधित हैं। हालांकि किताब पढ़ के वो जिज्ञासाएं निश्चित तौर पे शांत होंगी, लेकिन जैसे बातचीत और लोगों तक भी इस किताब का संदेश भी जाए और किताब पढ़ने के प्रति उत्सुकता भी पैदा हो और किताब पे फिर विमर्श भी बढ़े। तो इस किताब कदम कदम की नौर के क्या मायने हैं, इसमें किन स्थानों की यात्रा का जिक्र है, और जो अभी तक इस किताब को लेकर के जो चर्चाएं हुई हैं, ये किताब एक तरह से जो साहित्य में यात्रा साहित्य है और उसकी एक बहुत बड़ी परंपरा है। कितने लोगों ने घुमक्कड़ी के ज़रिए ज्ञान की खोज की, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा साहित्य दबा हुआ जो लोगों के प्रकाश में नहीं था, वो लेकर के आए और बहुत सारे अनुभव जुटाए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो घुमक्कड़ साहित्यकार हुए हैं उन्होंने बहुत बड़ी देन दी है साहित्य को भी, समाज को भी। तो उस परंपरा के संदर्भ में इस किताब का जो स्थान है और इसके जो संस्मरण हैं इस किताब को लिखने के, और कैसे ये सोच बनी, मतलब ये सब सवालों पे हमारी जिज्ञासा है डॉक्टर साहब। और अरुण जी, सबसे पहले तो आपका आभार कि आप समय निकाल कर मेरे गरीब खाने पर आए, क्योंकि प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ बातचीत करने से एक लाभ ये पहुंचता है कि एक सृजनात्मकता जो है उसमें सुधार आता है। आप जो लिख रहे हैं और कोई प्रबुद्ध व्यक्ति और वो भी आलोचक यदि आपके साथ हो और उसकी दृष्टि आपकी कृति के ऊपर, आपके रचना संसार पे पड़ती है, तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं जो थोड़ी बहुत ही कमी है या कमी ना सही उसको और बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है कि वो सुझाव जो है वो उनसे मिलते हैं। इसलिए आज आपसे गुफ्तगू करना मेरे लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। जैसे कि आपने मेरी पुस्तक कदम कदम की नौर की रचना प्रक्रिया के बारे में मुझसे पूछा है, तो मैं एक बात तो बड़े पुख्ता विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि यात्रा साहित्य किसी भी देश और किसी भी समाज की एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है, एक बहुत बड़ी थाती होती है। यात्रा साहित्य को आप अगर दृष्टिपात करेंगे, मैं सिर्फ हिंदुस्तान के संदर्भ में इस बात को यहाँ रखना चाहूँगा, वैसे देखेंगे तो पूरी दुनिया के यात्रा साहित्य को आप देख सकते हैं और उनका नज़रिया जो वो एक जैसा ही निकल के सामने आता है। हम अपनी विरासत को यदि देखें तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे फक्कड़ लोग हुआ करते थे, पीर पैगंबर हुआ करते थे, या जो समाज सुधारक हुआ करते थे, वो जब घर से निकलते और यात्राएं किया करते थे और उन यात्राओं से संचित उनका जो अनुभव हुआ करता था वो किसी एक जाति विशेष के लिए या एक धर्म विशेष के लिए या एक समुदाय विशेष के लिए या एक शहर नगर या एक गांव विशेष के लिए नहीं होता था, बल्कि वो उनकी दृष्टि जो है वो पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए, आनंद के लिए और उसके विकास के लिए समर्पित हुआ करती थी। इस बात में दो राय नहीं है। और जब हम साहित्य के संदर्भ में और हिंदी साहित्य के संदर्भ में देखते हैं तो मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो उस दौर में मैंने राहुल सांकृत्यायन जी की एक कृति जो है वो पढ़ी थी कि वोल्गा से गंगा तक, और उसके कारण जो एक जिज्ञासा मन के भीतर पैदा हुई, तो उसके बाद उनके निबंध और वो उनकी तिब्बत यात्राएं, अथ तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, वो सारी रचनाएं जो है वो मैं पढ़ गया एकदम से जो है। और उसके बाद जब पढ़ने के इसी क्रम में नागार्जुन जो हैं, नागार्जुन को हमने उनकी जो श्रीलंका यात्रा थी और बौद्ध धर्म की तरफ उनका जो झुकाव था, वो सब चीज़ें पढ़ी। अब इनमें एक बात उभर के हमारे सामने आती है कि चाहे बात नागार्जुन की हो
चाहे बात सांकृत्यायन जी की हो, राहुल सांकृत्यायन जी की हो, कि ये इतनी दुनिया घूमे और इतने सारे साहित्य को उन्होंने इकट्ठा किया, तो ये नहीं था कि उन्होंने अपने धर्म से कोई पलायन कर दिया हो, बल्कि अपने धर्म के साथ साथ उस धर्मों से, उन धर्मों से जो उनको चीज़ें मिली, उनके आधार पे उन्होंने सारी चीज़ें वो समर्पित की समाज को, और समाज को एक बेहतरीन संपत्ति जो है वो साहित्य के रूप में हम लोगों को दी। आज जब हम कॉलेज में उसको पढ़ते और पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि एक विस्तृत सोच जो है इन यात्राओं को पढ़ने के बाद हम लोगों को प्राप्त हुई है। इसी क्रम में कि मेरे भीतर भी एक जिज्ञासा जो है वो पैदा हुई कि हिंदुस्तान जो वो बड़ा खूबसूरत है और इसको हम लोगों को देखना चाहिए। और कॉलेज के टाइम से ही, कॉलेज समय से ही मैंने यात्राएं शुरू की। जितने मेरे संसाधन उस समय हुआ करते थे, तो उन संसाधनों के आधार पे जो यात्राएं मैंने की, मैंने खुद इस चीज़ को अनुभव किया कि जैसे जैसे हम कुदरत के सानिध्य में जाते हैं, उसके नज़दीक पहुंचते हैं, ये नदियां हैं, ये पहाड़ हैं, ये हवाएं हैं, ये चहकते हुए पंछी हैं, ये फूल पौधे हैं, और उसके साथ साथ जब आप चलते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह की संस्कृतियों से, लोगों से, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनकी जो जीवन पद्धति है और उनके कर्म करने के जो तरीके हैं, उनके हाव भाव हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासत है, उन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं और उन देख कर और उसे आत्मसात करके जब हम वापस लौटते हैं, तो निश्चित तौर पर जो आदमी पहली बार यात्रा करने के लिए गया है और जब वो लौटता है तो वो पहले वाला व्यक्ति नहीं होता, उसमें आमूल चूल परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन बहुत ही सार्थक होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है, समाज के लिए हितकारी होता है। कारण कि संकीर्णताएं कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। प्रकृति जिस तरह से उदार होकर अपनी सारी चीज़ों को सौंपती है और कोई भेदभाव नहीं करती, वो कभी नहीं देखती है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, या ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस देश का, ये उस देश का है। इन सब चीज़ों को एक तरफ रख के कुदरत जो है अपने उदार नैसर्गिक रूप को सामने रखती है। वही उदारता कुदरत के साथ रहने वाला व्यक्ति जो है वो उसको लेके वापस लौट कर आता है। बहुत सारी यात्राएं की और कभी ये नहीं सोचा कि इन यात्राओं को मैं कलमबद्ध कर पाऊंगा। मैं तो मूल रूप से कभी भी पता नहीं कब और किन स्थितियों में मैं बन गया, रचनाएं लिखने लगा, दोस्त सराहने लगे। तो पहली किताब जो है सड़क पर पैबंद के रूप में आई, और दूसरी किताब जो है वो कॉलेज लाइफ में ही समय का सत्य के रूप में सामने आई। और उसके बाद जो है बाल कविताएं लिखने लगा, और बाल कविताओं को मैंने ये अनुभव किया कि बच्चों के स्तर पर पहुंचकर उनकी मानसिकता को अनुभव करना और उनकी बात को ढाल के कविता के अंदर कहना, ये सबसे दुष्कर और सबसे कठिन काम होता है। मैंने मेरे ख्याल पिछले 35 और 37 सालों के दौरान केवल मात्र 26 बाल कविताएं लिखी हैं बस, और लेकिन सब में सहजता है। और मेरे पाठक के तौर पे बच्चों ने जब उनको सुना और उनका मन जब गुदगुदाने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने ये कविताएं ठीक लिखी हैं। तो वो परिमाण में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। और 3 संग्रह जो हैं, जो गैस गुब्बारा तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है, उसके 6 संस्करण आ चुके हैं। और मास्टर जी का छाता गुम और गर्मी की छुट्टियां, ये कई स्कूलों में सिलेबस में भी लगा है, और उसके 2 संस्करण आ चुके हैं। तो खैर, ये यात्रा इस तरह से कविता, और कविता से बाल कविता, बाल कविता से समीक्षा, और समीक्षा के बाद फिर एक बार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो मेरे आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर मनमोहन सहगल जी, बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, उन्होंने यात्रा साहित्य पे एक सेमिनार रखा हुआ था, और हम वहाँ गए। और मुझे अभी तक बहुत अच्छी तरह से याद है कि शायद ये 1987 की बात है, मुझे भी कॉलेज में आए हुए 3-4 साल ही हुए थे। और वहाँ श्याम सिंह शशि, हिंदी में यात्रा साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। श्याम सिंह शशि जी ने बहुत यात्रा साहित्य लिखा है और कमाल का साहित्य लिखा है। तो उनसे जब वहाँ भेंट हुई और उनको जब हमने सुना, तो तब मुझे पहली बार लगा कि भाई, ये जो मैंने ज़िंदगी में इतनी यात्राएं की, इनको मैं भी कलमबंद कर सकता हूँ, ये तो आ सकती हैं सामने जो है। लेकिन बात आई गई हुई, और फिर लगभग कम से कम 20-25 साल जो है मैं इस मामले में बहुत सुस्त रहा, और पुस्तक रूप में मैं उसको नहीं कलमबंद नहीं कर पाया।
लेकिन बाद में 1914 में जब मुझे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में वहाँ मुझे जाने का मौका मिला और मैं एक शोधार्थी के रूप में वहाँ गया, एक संयुक्त अध्येता के तौर पे मैं जब वहाँ गया, और तब मेरा मन किया कि मुझे इसको लिखना चाहिए। और उसकी भी मज़ेदार कहानी है कि वहाँ का एक तो माहौल साहित्यिक बहुत अच्छा था, दूसरा जर्मनी के एक मिस्टर विलियम्स जो हैं वो भी उन दिनों हिंदुस्तान में वहाँ के फेलो थे वो, और यात्राएं कर रहे थे जो हिमाचल के इंटीरियर्स जो हैं उनमें। तो शाम को उनके साथ बैठता मैं, तो मेरी उनसे बातचीत होती, यार मैं मणि महेश गया हूँ, यार मैंने चूड़धार की यात्रा की है, भाई मैं डोडरा कुआर गया हूँ, मैंने हर की दून का ये इलाका कवर किया है, और मैंने जौन सार। घंटों हम लोग बैठते, कॉफ़ी के कई प्याले, चाय के कई प्याले पी जाते, और वो ध्यान मग्न होकर मेरी बात को सुनते। हिंदी वो बड़ी अच्छी तरह से समझ लेते थे और थोड़ा थोड़ा बोल भी लिया करते थे। और जब मेरे को उन्होंने सुना तो उन्होंने भी, और आदरणीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, शेखर जोशी, ये राजेश जोशी जी वहाँ थे, उन सब दोस्तों ने जब कहा कि नहीं आप कलम बंद करो, तो तब हिम्मत हुई। और मुझे पहले तो डर सा लगा, क्योंकि शुक्ल जी की वो पंक्तियाँ याद आती थी कि काव्य की कसौटी गद्य है और गद्य की कसौटी निबंध है। तो मैं तो अब तक कविता लिखने वाला था, अब गद्य लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा, बड़ी अजीब सी स्थिति। खैर हिम्मत की, जब दोस्तों ने हिम्मत दिलाई तो एक रात बैठ के और मैंने एक पृष्ठ जो है, पहली मैंने शुरुआत की और मैंने उस एक पृष्ठ को लिखा। हर की दून की यात्रा का वो पृष्ठ मैंने लिखा। और लिखने के बाद मैंने जब अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता, जो खुद एक प्रोफेसर हैं, उनको वहाँ से सुनाया, और बाद में यहाँ आके मेरे प्रिंसिपल रहे हैं और पंजाबी के बहुत अच्छे रचनाकार हैं डॉक्टर रमेश जी को जब सुनाया, वो कहने लगे यार रमेश जी भी, पत्नी ने तो खैर उसी समय कहा कि नहीं आपने बहुत बढ़िया लिखा है ये, और कंटिन्यू करो इसको। और रमेश जी ने कहा यार, और उनकी मैं हिम्मत मानता हूँ कि एक बार वो थके हुए पहुँचे और 3 घंटे बैठ के 20 पेज मेरी यात्रा के उन्होंने सुने, और उन्होंने हरी झंडी दिखाई, कंधा के आगे बद्दी जा बस, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो वहाँ से अरुण जी, मैं ये सोचता हूँ कि पहले साल मैंने 2 यात्राएं लिखी, फिर दूसरे साल जब मैं 2015 में जब एडवांस स्टडी शिमला गया, फिर वहाँ रिसर्च पेपर भी पढ़ा और 2 यात्राओं का और मैंने वहाँ उसमें किया। और तीसरी बार फिर किन्नौर की मेरी लंबी यात्रा जो थी, यमुनानगर से लेकर किन्नौर, और रास्ते में पूरा मैंने उसके अंदर कसौली का, फिर शिमला का, शिमला के बाद जो राजा वीरभद्र सिंह जी जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका शक्तिपीठ रहा है सराहन, भीमा काली टेम्पल, वहाँ से सामने फिर जो श्रीखंड महादेव है उनका, और उसके बाद वहाँ से चल के फिर हम किस तरह से ये सांगला वैली में पहुँचे, फिर छितकुल आखिरी गांव में वहाँ पहुँचे, उधर से लौट के फिर काफनू, बेहद खूबसूरत इलाका है पिन नदी के किनारे पे, फिर वहाँ पहुँचे। और उसके बाद हम फिर रिकोंगपियो, और रिकोंगपियो से कल्पा तो गजब की जगह है बिल्कुल, सामने किन्नर कैलाश और वो। और इन सारी चीज़ों को जब मैंने वो देखा, तो आप ये देखिए कि अरुण जी, कमाल ये है कि मैंने 40 सालों से ये यात्राएं की हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नोट्स नहीं लिए थे, कभी कोई नोट्स नहीं लिया मैंने। और जब शिमला में बैठा दोस्तों के थोड़ा हिम्मत देने से, तो सबसे पहले मैंने, जैसे कि मैंने कहा चलो हर की दून पे लिखा जाए, तो मैंने एक बार फिर मानसिक तौर पे वो यात्रा जो मैं कर चुका था 20-25 साल पहले, वो यात्रा फिर मैंने दोबारा की। और दोबारा इसलिए की कि कागज़ के ऊपर कैसे मैं यमुनानगर से चला पौंटा साहब से कालसी, कालसी से यमुना ब्रिज, और उधर से फिर नया गांव से पुरोला से मोरी, मोरी से नेटवाड़ से साकड़ी से कालसी, तो ये तालुका, और तालुका से ऊपर कंगाड़, सीमा, और ये दाटमीर वगैरह सब होते हुए सारा, देखिए अभी भी मुझे सारी चीज़ें याद हैं। वो सब की सब चीज़ें मैंने फिर एक कागज़ पे उतारी, और उतारने के बाद जब मैं लिखने लगा तो बस फिर तो मस्तिष्क से सारी चीज़ें जो निकलती रही, और भाषा का प्रवाह भी बनता रहा और भावों का प्रवाह उसके भीतर ढलता रहा, और इस तरह से ये रचनाएं जो हैं वो लिखी गई। और फिर देखिए कमाल कि 16 के बाद लिखने के बाद सारी चीज़ें डंप करके घर के अंदर फिर पड़ी रही। फिर दूसरा क्रेडिट जो है वो मेरी पत्नी को जाता है।
वो बार बार कहने लगी इतना लिखा हुआ है, क्यों नहीं इसको छुपाते, क्यों नहीं इसको छुपाते। और फिर शुक्र है कि हमें समय मिला। हालांकि एक वबा जो हिंदुस्तान में आई कोरोना, तो कोरोना काल में फिर जो समय मिला तो वो पुराने कागज़ फिर निकल के सामने आए और फिर हमने उनको पढ़ा। पढ़ने के बाद काट छाँट की, उसकी एडिटिंग की, एडिटिंग के बाद उसको टाइप कराया, टाइप के बाद फिर पढ़ा। और एक हमारे योगेश समदर्शी जो हैं वो तैयार हो गए और वो कहने नहीं आप हमारे पास इसको उसका का भेजिए और हम डिजिटल इसको छापेंगे और नेट पे भी ऑनलाइन भी इसका खूब प्रचार प्रसार भी होगा। तब मैंने उनको पास उसका रचना को भेजा, उन्होंने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मदन जी ये तो बहुत बढ़िया आपने लिखा है। और तब ये रचना जो है ये सामने आई है। तो आपने जो इसमें कहा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने उल्लेख भी किया है। जौनसार बावर का इलाका जो है उसके ऊपर एक यात्रा वृत्तांत इसमें है। एक डोडरा कुवार का इलाका है। मैं फिर एक बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मरने के बाद स्वर्ग कौन देखता है कौन नहीं, वो कोई नहीं बता सकता कि मैंने क्या देखा है क्या नहीं है। लेकिन जीते जी यदि आपने स्वर्ग देखना है तो एक बार डोडरा कुवार, शिमला हिमाचल से आप लोग शिमला से रोडू से चटगांव से ऊपर चांशिल घाटी में और चांशिल घाटी से नीचे उतर के आप डोडरा कुवार गांव जो है वो रूपिन नदी के इस तरफ और उस तरफ बसे हुए हैं। और वहां आप जाएं और मैं ये बात कह सकता हूं कि आप जीते जी कहेंगे कि मैं स्वर्ग देख के आया हूं। जो खूबसूरत इलाका है, और यदि रूपिन ग्लेशियर की आप ट्रैकिंग कर सकें तो कोई मुकाबला नहीं उसका जो है। इतना खूबसूरत इलाका जो है, और वाकई जो कहा जाता है कि किन्नरों और गंधर्वों का इलाका है, मैं कह सकता हूँ किन्नर गंधर्वों के साथ देवलोक का इलाका भी वो है। और बड़ी खूबसूरती वहाँ कुदरत की भी है और लोगों के मन और उनके मनों के जो भाव हैं, मैं समझता हूँ उनमें कहीं दूर दूर तक कोई मैलापन नहीं आ पाया है। और जो खूबसूरती स्त्रियों के अंदर है वो उनके भीतर से निकलने वाली खूबसूरती है, दिखाने वाली खूबसूरती नहीं है। तो इन सारी जगहों को देख के जब हम आए और वहीं से फिर आप सेवा दोगरी से होते हुए नेटवाड़ आ जाइए, जहाँ रूपिन और सुपिन दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। और सुपिन नदी के ऊपर उसकी जो उपत्यका से आप लोग चलेंगे और उसके ग्लेशियर जमधर ग्लेशियर में पहुँचेंगे तो आप हरकीदून में स्वर्गरोहिणी में पहुँच जाएंगे। तो वो इलाका है। और वहीं से फिर आप निकल के और त्यूनी के इलाके से होते हुए जब जाएंगे तो चक्राता पहुंचेंगे तो वो जो सारा जौनसार बावर का इलाका है, हनोल का इलाका है। चालदा शिव जो हैं वो वहाँ पे उनके बहुत बढ़िया उनके स्थान भी बने हुए हैं। और पब्बर नदी जो है वो आके वहाँ टोंस नदी के साथ जो है वो मिलती है और आगे टोंस बह के आती है। तो ये सारा है। एक चूड़धार के बारे में मैंने लिखा है, मणि महेश का चित्रण है। और इस तरह से 6 यात्रा वृत्तांत जो हैं वो इस पुस्तक के अंदर संग्रहित किए गए हैं, जो मेरे स्व के अर्जित किए हुए अनुभव हैं। और इनमें एक बात यदि मैं नहीं कहूँगा तो मेरी बात अधूरी रहेगी कि मेरे हर साल जो 20 विद्यार्थी मेरे साथ चला करते थे, और मेरे 2 कलीग, जिसमें एक हमारे बॉक्सिंग कोच सुधीर पांडे जी हुआ करते थे, और फाइन आर्ट्स के एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर प्रवीण राजपूत जी मेरे साथ हुआ करते थे। हमने बड़ी एडवेंचरस यात्राएं की हैं और इन सारे अनुभवों को हम सब लोगों ने मिल के जो है वो इकट्ठा किया, एकत्रित किया है। लेकिन बदकिस्मती से उन दिनों हमारे पास कैमरेज वगैरह नहीं हुआ करते थे। कुछ जगहों की फ़ोटो हम ले पाए और बहुत सारी जगहों की फ़ोटोज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन जो एक हमारी मेमोरी चिप है ना, ये जो मस्तिष्क है, इससे बढ़िया मेमोरी चिप किसी के पास नहीं हो सकती। और वो जो दृश्यावलियाँ हमने देखी, जिन लोगों से हम लोग मिले, कुदरत की जो विशालता और उसकी उदारता जो हमने निहारी, वो सब आज भी हमारे मानस पटल पर बसे हुए हैं। और यही कारण है अरुण जी कि मुझे हमेशा ये लगता है कि हम इंसान के रूप में काम क्यों नहीं करते हैं। ये कभी हम जो हिंदू बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी सिख हो जाते हैं, कभी ईसाई हो जाते हैं, कभी हम दलित हो जाते हैं, कभी ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी गरीब हो जाते हैं, कभी अमीर हो जाते हैं। ये कुदरत से सीखो। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसान और हिंदुस्तानी होकर काम करना चाहिए। और वो हमारी संस्कृति भी कहती है वसुधैव कुटुंबकम। हम उसको जीवन में पढ़ते हैं
लेकिन जीवन में करते नहीं हैं, उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, तो मानव मात्र के प्रति हमें अपना नज़रिया जो बदलना चाहिए, और ये बदलने की प्रेरणा जो है ये हमारी यात्राएं देती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ समय निकालो और इन यात्राओं पर जरूर जाया करो, कुदरत के साथ बात करो, बतलाओ। कुदरत आपसे बात करती है और आपको बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ सीखने का मौका आपको प्रदान करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी पूरी बातचीत से और हमारे जो सभी श्रोता और दर्शक हैं वो भी ये किताब पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। इस किताब को ख़रीदने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न और समदर्शी प्रकाशन के जो वेबसाइट है उस पे उसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे विवरण में है, और आप उसका इस्तेमाल करके किताब प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो डॉक्टर साहब ने बात कही है कि किताब एक जो और बात कह रही है कुदरत के साथ संवाद स्थापित करने की, और घर से हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम इस तरीके का नासाज है, थोड़ा देख करके संभल करके ही, आबिद आलमी का शेर है, रात का वक्त है संभल के चलो, खुद से आगे ज़रा निकल के चलो। हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि जब घर से निकलें तो यकीनन आप ध्यान रखें, और साथ ही बच्चों का और महिलाओं का, सबका घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। और पहाड़ के, नदियों और हरियाली के बीच में जाना और देखना दृश्य और अपने वातावरण को बदलना, ये यात्राएं बहुत बड़े अनुभव प्रदान करती हैं। हम स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पे ले जाते हैं और वो उनके आजीवन उनकी स्मृतियों में रहते हैं। ये किताब ये भी प्रेरणा हम सबको दे रही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार आपका। शुक्रिया।